और उस दिन आपका मोटिवेशन यूं शूट करता है, ऐसे शूट कर जाता है। और उस दिन आपको लगता है कि बस कुछ है ही नहीं दुनिया में मेरे सिवाय, मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। आपको ये फीलिंग आने लगती है और फिर आप एक दो दिन मेंटेन कर लेते हैं इसको, फिर धीरे धीरे यहाँ होते हो तो फिर धीरे धीरे ऐसे करते 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 फिर ऐसे जाता है। अगर आपका मोटिवेशन इस ग्राफ पे चलता है तो आईएएस ठीक नहीं है। वो काम कीजिए 4 दिन में हो जाता हो, उड़े किया वापस आ गए। अगर आप उस प्रकृति के व्यक्ति हैं तो फिर ऐसा कोई काम कीजिए छोटे वाला, जल्दी से किया हो गया निपट गया। आईएएस बनने के लिए तो आपका मोटिवेशन लेवल ये बीच में, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, ऐसा ऐसा ये अगर आपके अंदर है ना, जिसको बोलते हैं कि धीमी आंच पे जो खाना बनता है उसका स्वाद अलग होता है। अगर धीमी आंच आपके अंदर है जो सस्टेन रहेगी 1 साल 2 साल 3 साल तक, तो मैं दावे से आपकी बात कह रहा हूँ, आज मैं खूब स्पष्ट रूप से कहता हूँ, आईएएस बनने की पढ़ाई का महत्व है 25% के आसपास, सिर्फ इतना ही महत्व है। मैं लोग कहते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण है पढ़ाई के अलावा क्या है, ये मैं दावे से कह रहा हूँ कि पढ़ाई का महत्व 25% से ऊपर नहीं है। पढ़ाई है बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं कम है, पर इस पूरे प्रोसेस में आपकी सफलता को साकार करने के मामले में पढ़ाई की भूमिका 25% से ऊपर काम नहीं आती है। मोटा मोटा मान लीजिए कि 60% के आसपास आपकी स्ट्रेटेजी और सस्टेन मोटिवेशन यानी कि परसिवियरेंस यानी कि लगन, मेहनत करने की क्षमता। अगर स्कोर स्पष्ट करने आप कह लीजिए कि लगभग 25% स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, 25 से 30% के आसपास अगर आपके अंदर परसिवियरेंस है, परसिवियरेंस का मतलब बराबर कह रहा हूँ लंबे समय तक मोटिवेटेड रहते हुए अपने उद्देश्य को साधने की क्षमता। बेचैनी नहीं होनी चाहिए बहुत ज़्यादा, रोज रोज उछल कूद नहीं मचानी है, रोज आपको 8 9 10 घंटे आप पढ़ाई कर पा रहे हैं, टारगेट्स अपने पूरे कर पा रहे हैं, सीरियसनेस आपकी बनी हुई है, तो इसका मतलब है कि आपका सस्टेन मोटिवेशन ठीक है। और बाकी जो मैंने 25 छोड़ा उसको आप 15 मान लीजिए, 10 मान लीजिए, इन दोनों को 30 मान लीजिए, उसको आप कह सकते हैं संयोग या जिसको भाग्य कहते हैं, उसको नसीब कह देते हैं। संयोग की भूमिका इस एग्जाम में थोड़ी ज़्यादा है। अभी आपके मन में आ रहा होगा कि अच्छा इसको पता नहीं कि मैं क्या हूँ, ये आना भी स्वाभाविक है आपके मन में। उसके बाद भी मेरा ये कहना उचित है कि संयोग की भूमिका रहती है। बात को बिना ज़्यादा विस्तार में लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ ताकि आप समझ जाएं कि मैं क्यों आपसे संयोग की बात कह रहा हूँ। इस एग्जाम में एक नंबर पर अगर आप सबसे पीछे के रैंक्स में हैं तो एक एक नंबर पर 10-12 रैंक चेंज हो जाते हैं। सेम मार्क्स पे 10-12 रैंक होते हैं। ऊपर बढ़ते जाएंगे तो कम हो जाएगा, थोड़ा ऊपर जाएंगे 6-7 हो जाएंगे, और ऊपर जाएंगे 4-5 रैंक एक नंबर पर रहते हैं। यानी एक नंबर कम हुआ 5 रैंक पीछे, 10 रैंक पीछे, 12 रैंक पीछे, ऐसे होता है। सारा खेल 70 नंबर का है, सिर्फ 70 नंबर का खेल है। क्या 70 नंबर खेल है? मैं भी पूरा समझाऊं डिटेल में, बीच बीच में रेफरेंस दे रहा हूँ। जनरल कैटेगरी यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी से मान लीजिए आपने एग्जाम दिया, अब कैसे बनना है क्योंकि जनरल किसी के 72 हैं इसमें, लगभग 75 रैंक तक आपको जनरल कैटेगरी से आईएएस मिल जाता है। 3 महीने क्यों छोड़ दिए? जैसे किसी ने नंबर 1 पे आईपीएस रख दिया हो, आईएफएस रख दिया हो, या पहले 72 में 2-4 लोग ऐसे हो सकते हैं जो पहले 72 में होके भी एससी एसटी या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस पे काउंट किए जाए। ऐसा हो सकता है। ऐसा क्यों होता है वो लंबी कहानी है, समझेंगे, ऐसा हो सकता है। और यदि आप जनरल कैटेगरी से सिविल सेवा परीक्षा में सफल होने वाले आखिरी व्यक्ति हैं, कई 1000 सिलेक्शन हासिल होते हैं, मान लेते हैं कि उन 1000 में जनरल कैटेगरी से सिलेक्ट होने वाले आखिरी व्यक्ति हैं, और जनरल से सिलेक्ट होने वाला आखिरी व्यक्ति आमतौर पर 600 रैंक के आसपास कहीं नहीं होता है। तो जनरल से आईएएस बनना 75 रैंक, सिलेक्ट होना 600 रैंक। आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो आमतौर पर 70-75 नंबर का ही होता है, बस इतना ही खेल है। आप एक एक नंबर की वैल्यू समझ पा रहे हैं? सारा खेल 70 नंबर का है। अब आपको संयोग की भूमिका समझाते हैं। इंटरव्यू एग्जाम का आखिरी स्टेज है, कितने नंबर का होता है? 275। मैं नाम नहीं लूंगा किसी नंबर का यूपीएससी में, लेकिन आप थोड़े सर्च करेंगे तो खुद समझ जाएंगे। यूपीएससी अपने मेंबर से कहती है कि भाई नंबर आप बराबर दें ताकि भेदभाव ना हो, कोशिश करती है पूरी तरह से। उस कोशिश को लेकर कोई, मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि वो जानबूझ के ऐसा करते हैं, कोशिश करते हैं, पर ह्यूमन बींग्स हैं, रोबोट्स तो है नहीं कि आपने फीड किया वो काम होना शुरू हो गया। हर साल ऐसा होता है, इस साल भी ऐसा होगा। एक बोर्ड ऐसा था इस साल, मान लीजिए उनका नाम एक्स था, उसके चेयरपर्सन का नाम मान लीजिए एक्स था। इस बोर्ड में कोई भी व्यक्ति अगर ठीक ठाक तरीके से बात करने वाला गया तो उसको 180 से 204 के बीच में नंबर मिल गए। ठीक ठाक बात करनी आपको आती हो, आप ठीक से कायदे से बात कर लें। और यूपीएससी में 204 के ऊपर नंबर इंटरव्यू में आमतौर पर नहीं आते हैं। 204 206 मैक्सिमम मान लीजिए, उसके बाद बीच में एक साल 215 तक आ गए थे, आमतौर 205-6 के ऊपर नहीं आते हैं यूपीएससी नंबर इंटरव्यू में। दो ऐसे बोर्ड थे, उनको पता नहीं किस बात से नाराजगी जीवन से, संसार से। उनके बोर्ड में जाने का मतलब एक को वाई मान लीजिए, एक को जेड मान लीजिए। इनके बोर्ड में जाने का मतलब है यदि आप अच्छे कैंडिडेट हैं तो भी आप 150 से 180 के बीच में कहीं रख जाएंगे। अब ये आपके करने से नहीं हो रहा। आप कहेंगे अच्छा तुम जानते नहीं मुझे मैं कौन हूं, पता मैं कौन हूं, ये भाव अच्छा है, अभी मन में आ रहा होगा आपके, बहुत अच्छा भाव है, इसकी बड़ी वैल्यू है, इससे मोटिवेशन बना रहता है। पर आत्मविश्वास में और दुस्साहस में अंतर होता है। एक दुस्साहसिक किस्म का आत्मविश्वास अगर है उसमें दिक्कत नहीं, अच्छी बात है कि मजा आ रहा है, ठीक है, लेकिन नहीं हो पाने पर आप कितना झेल पाएंगे चिंता उस बात की है। आत्मविश्वास उतना ही अच्छा है कि सफलता न मिलने पर भी आप झेल पाएं, क्योंकि सबसे पहले जीवन है, बाकी सब जीवन के उपाय हैं। आईएएस बनना ठीक है, पर आईएएस बनना जीवन से बड़ा नहीं है। जीवन में आईएएस बनना एक अच्छा उद्देश्य हो सकता है। इतना खुद से उम्मीदें मत पाल लेना कि अगर कोई ना उम्मीदी हाथ लगे तो आप झेल ना पाएं और आपकी जीना मुश्किल हो जाए। और इंटरव्यू में, और ये बात मैं कह रहा हूँ रहस्य नहीं खोल रहा हूँ, जब बच्चे इंटरव्यू जाते हैं उनको पहले से पता होता है, वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि एक्स का बोर्ड मिले और एक्स ना भी मिले तो वाई और जेड तो नहीं मिले। हर साल पता होता है, हर साल। अब वाई और जेड रिटायर हो जाएंगे तो इस समय खत्म नहीं हो गया ना, कोई और वाई आ जाएगा, कोई और आ जाएगा, कोई ना रहता है हमेशा। जब हमारा इंटरव्यू होता था तब भी ऐसा होता था, और चिट खुलेगी वहां तो कैसे किसके पास कौन सा बोर्ड है पता नहीं, चांस की बात है। और जितने लोग सिलेक्ट होते हैं, जैसे हिंदी माध्यम की बात करूँ, 54 लोग सिलेक्ट हुए इस बार हमारे यहाँ से। मैं दावे से कह रहा हूँ 54 में से कम 20 से 30 लोग इस बोर्ड से रहे होंगे, क्योंकि इंटरव्यू में उनको नुकसान नहीं हुआ, उन्होंने जितनी मेहनत की उसका फल मिल गया उनको। और ऐसे बहुत अच्छे कुछ थे जिनका सिलेक्शन होना ही चाहिए था, पर दुर्भाग्य था वहां फंस गए। 30 नंबर कम हो गए, और 30 नंबर कम होने का मतलब होता है 150 से 300 रैंक पीछे चले जाना। और अगर किसी का सिलेक्शन मान लीजिए आप समझे 30 नंबर ज्यादा हो तो यहाँ से आदमी काम हो जाएगा, 100-150 रैंक आ जाएगा सीधा।
इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि इस एग्जाम में कितनी भी आप ताकत लगाएं, थोड़ा सा ये मान के चलना है कि हाँ थोड़ी भूमिका संयोग की हो सकती है, और उतनी भूमिका के लिए मन को तैयार रखिए, और उसके बाद अगर आप तैयारी करते हैं तो कम से कम चिंता कम होगी, सहजता ज्यादा रहेगी। तो यदि आपका स्वभाव और रुचि मैच करे, जैसे मैंने आपसे कहा कि 5 लाख लोग प्रीलिम्स देते हैं, अगर मैं बताऊं कि इनमें से कितने लोग सीरियस होते होंगे, मेरे अनुमान से इनमें से सीरियस लोगों का अनुपात 1 लाख से ऊपर नहीं होता है, और इन 1 लाख में से 1000 का अंतिम सिलेक्शन होता है। तो ये इसकी वास्तविक कठिनाई का स्तर है, और जो प्रोजेक्टेड है आप जानते हैं क्या है। और फिर आपसे कहना चाहता हूं शुरू करने से पहले अगली बात, आईएएस तभी बनने का सोचिए जब ये सारी बातें मैच करती हूं। आईएएस बनने का आपका जो करियर है वो कैसा है, मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। आपके मन में क्या है, कौन सी सर्विस चलती है, आईएएस आईपीएस? ज्यादा लोग आईएएस बोलेंगे, कुछ लोग आईपीएस बोलेंगे, है ना, हमेशा ऐसा होता है। आईपीएस वाले कितने लोग हैं जिनको फर्स्ट प्रेफरेंस आईपीएस का बनना है? ठीक, किसी को कोई ऐसा इरादा है मन में, कोई लिस्ट बनाई हुई है? जैसे फैमिली बैकग्राउंड पुलिस की आपकी तो आपको अच्छा लगता है, बड़ी वाली जॉब है ना। और बाकी लोग आईपीएस वाले कौन थे? हाँ बोलिए। एक बार पिताजी के खिलाफ किसी पड़ोसी ने कोई कानून की धारा लगा दी, झूठा आरोप लगा दिया, फिर पुलिस ने हरास किया थोड़ा सा, उसके बाद से आपने सोच लिया कि पुलिस ही बनना है ना? हाँ, आपने क्यों सोचा? आपके बाबा और पिता दोनों पुलिस के ही लोग हैं, तो पुलिस के बैकग्राउंड से है, ठीक है चलिए। और बाकी सब आईएएस वाले, कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी और सर्विस में नंबर 1 रखने वाला है, ना आईएएस ना आईपीएस? आईएफएस, तो आईएफएस ना, फॉरेन सर्विस, बाहर जाना है बस, ये भाव मन में है, नहीं रहना इन गलियों में जहाँ तेरी याद आती है। ऐसा कुछ मन में है या वैसे आपका मन करता है दुनिया में देखूं, भारत की तरफ से बात करूं? ठीक है, देखिए आईएएस को लेकर जो सबसे बड़ा क्रेज है मैं थोड़ा समझाऊं। एक सर्विस आईएएस है, एक सर्विस आईपीएस है, जिन दो सर्विस का क्रेज सबसे ज्यादा यूपीएससी दुनिया में रहता है। दोनों ऑल इंडिया सर्विस आप जानते हैं इसका मतलब क्या है? ऑल इंडिया सर्विस का मतलब है कि सिलेक्शन सेंटर की तरफ से होगा, ट्रेनिंग वहां होगी, फिर कोई स्टेट कार्डर आपको अलॉट कर देंगे, उस राज्य के कार्डर में वो काम करना होता है। बाकी सारी सर्विसेज आईएएस के एग्जाम में जो होती हैं वो सेंट्रल सर्विसेज है, इसका मतलब है काम भी सेंटर के लिए ही करना है। जबकि ऑल इंडिया सर्विस में आप काम करते हैं आमतौर पर स्टेट के लिए, और कभी कभी डेपुटेशन में जाते हैं सेंटर में, तो उसको बोलते हैं ऑल इंडिया सर्विस। अब सुना होगा ना कि ये उत्तर प्रदेश कार्डर के आईएएस अधिकारी हैं, गुजरात कार्डर के आईपीएस अधिकारी हैं, तो स्टेट कार्डर अलॉट करते हैं, इसको बोलते हैं ऑल इंडिया सर्विस। देखिए आईएएस सुनते ही आपके मन में जो पद आता होगा वो कलेक्टर का आता होगा, और आईपीएस सुनते ही आपके मन में आता होगा एसपी। क्या बनना है? एसपी बनना है, कप्तान बनना है, और आईएएस बनना कलेक्टर, क्योंकि देश संभालने वाला पीएम, राज्य वाला सीएम, और जिला संभालने वाला डीएम। तो आपको लगता है कम से कम एक जिले में हमारी हुकूमत होनी चाहिए, और वाजिद अली शाह के बाद हमारा ही नाम लिया जाए कि इस जिले के नवाब कौन है, तो इस जिले के नवाब हम हैं, ऐसा भाव में आता होगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि आईएएस को लेकर हमें बहुत कम जानकारी है। आईएएस बनने का असली मजा कलेक्टर होने में नहीं है, कलेक्टर होना तो उसका बहुत शुरुआती स्तर है। आप आईएएस बनेंगे मुश्किल से 5 या 6 साल में, उसमें 2 साल की ट्रेनिंग भी शामिल है, ट्रेनिंग मिला के बता रहा हूँ, मुश्किल से 5-6 साल में अगर आप ठीक राज्य में हैं और आपका काम करने का तरीका ठीक रहा है, तो आप किसी जिले के मुखिया बन जाते हैं। उसका नाम कलेक्टर हो सकता है, डीएम हो सकता है, डीसी हो सकता है, अलग राज्य में नाम अलग होता है, जो भी नाम हो। और यदि आपका काम ठीक है और आपका मुख्यमंत्री आपसे प्रसन्न है आपके काम को लेकर, तो आप लगभग 8 साल तक कलेक्टर रह सकते हैं। पहले 3-4 साल छोटे जिलों में, जैसे उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो सीतापुर में हो गए, है ना, हरदोई में हो गए, या जो कन्नौज है उसमें हो गए। और जब आप 9 साल की सर्विस कर चुके होते हैं, उसके बाद बड़े जिले आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। और बड़े जिले का जैसे बरेली हो सकता है, बड़ा जिला मुरादाबाद हो सकता है, कोई बरेली से यहाँ पर। अच्छा, आपकी खुश होगी इस बात से, याद आता है आप बरेली से, तो ये बताइए कि झुमका वहाँ क्यों गिरा था? हाँ, कह रहे पता नहीं वहीं पहन रही होंगी। बरेली के बच्चों से आईएएस सवाल में कभी-कभी ये सब पूछ लेते हैं। पूछा था किस इंटरव्यू है? अच्छा, टीआईएफ आपने दिया था इंटरव्यू स्टूडेंट ने, तो उसने पूछा गया, तो उसने क्या कहा? टाटा इंस्टीट्यूट फंडामेंटल रिसर्च में से पूछते हैं कि झुमका कहाँ गिरा। उनको तो पूछेंगे झुमका कौन सी धातु का बना होता है, वो मूल धातु है या यौगिक है, वो सब। खैर, तो 9 साल की सर्विस के बाद कुछ बड़े जिलों में आपको भेजेंगे डीएम बना के, और आप आईपीएस एसपी बना के भेजेंगे। इसको एसएसपी कहते हैं, मैं सुनाऊंगा। एसएसपी का मतलब एसपी ही है, पर 9 साल से 13 साल की सर्विस के बीच में भी चल रहा है, तो वो एसएसपी होता है। फिर 14वां साल जो होता है तो संन्यास पूरा हो जाता है, या वनवास पूरा हो जाता है कह लीजिए। उसके बाद आप उन पदों पर जाएंगे जो पद 24 घंटे जागने वाले नहीं है। कलेक्टर होते हुए ठीक से सो नहीं सकते हैं, एसपी होते हुए सो नहीं सकते हैं, क्योंकि जो आपका सोने का समय है वो अपराधी को जागने का समय है। और आप चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा टाइम सेट हो जाए कि वो तभी अपराध करें जब आप जाग रहे हो, जबकि वो वेट करेंगे आप सोएं तो अपराध करें। तो जैसे ही आप सोएंगे उससे 2 घंटे बाद फोन आएगा कि जनाब, बोलते हैं अधिकारी को, जनाब हत्या हो गई, जनाब मर्डर हो गया, जनाब ये हो गया। और फिर वो आप देखते हैं कि 3-4 और फोन आए हुए हैं, डीआईजी का है, आईजी का है, एसीएस होम की मिस कॉल है, वो देखते ही लगता है कि तो गया सब। एसीएस समझ क्या होता है? एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम। जो होम सेक्रेटरी एक तरह से मान लीजिए उसको स्टेट में बोलते हैं एसीएस होम। बहुत बड़ा पद होता है, पूरी पुलिस उस व्यक्ति के हाथ में होती है, पूरे राज्य की पुलिस को कंट्रोल करने वाला व्यक्ति, पुलिस को कंट्रोल करने वाला व्यक्ति पुलिस सर्विस में जो है वो डीजीपी होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। आईपीएस का सबसे बड़ा पद इस राज्य में क्या हो सकता है? डीजीपी। लेकिन डीजीपी के लिए जो नीतियां बनाता है, निर्देश बनाता है, वो बनाता है मंत्री, और आमतौर पर मुख्यमंत्री के हाथ में ही गृह विभाग होता है। जो होम मिनिस्टर राज्य का होगा वो राज्य की पुलिस को देखता है, और राज्य के गृह मंत्री के अधीन जो आईएएस अधिकारी है जो पुलिस से संबंधित सारा काम देखता है उसको बोलते हैं एसीएस होम। सेंटर में होम सेक्रेटरी बोलते हैं, स्टेट में एसीएस होम बोलते हैं, जो आईएएस का बहुत ऊंचा पद होता है। तो 14 साल के बाद आप पुलिस में बन जाएंगे डीआईजी, 17 साल के बाद बन जाएंगे आईजी। डीआईजी का मतलब 3 एसपी आपके अंदर, या 2 या 4 एसपी आपके अंदर। छोटे जिले तो 4 हो जाएंगे, बड़े हैं तो 2 हो जाएंगे, बीच के तो 3 हो जाएंगे, कहीं 5 भी होते हैं। आईजी बनने का मतलब हो गया कि अब 2-3 डीआईजी आपके अंदर आ गए, 9 जिले, 10 जिले, 12 जिले आप संभाल रहे हैं राज्य के। संभाल एसपी रहे, आप एसपी को संभाल रहे हैं, डीआईजी को संभाल रहे हैं। किसी जिले में कुछ हुआ, अपने एसपी से क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जी एसपी और डीआईजी को तलब कर लिया, दोनों अपराध की जगह छोड़ के आपके पास बताने के लिए पूरा आपको बता रहे हैं ऐसे नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो आईजी बहुत बड़ी बात होती है, और फिर आईजी पे लंबा समय गुजारना पड़ता है, करीब मान के चलिए 8-9 साल हर स्टेट में औसत रूप से चले जाते हैं। फिर 25-26 साल की सर्विस के बाद बनते हैं आप एडीजी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस।
और उसके 3 साल बाद करीब 30 साल की सर्विस होती है, 29 साल के आसपास, अलग अलग राज्य में थोड़ा ऊपर नीचे रहता है, लेकिन जनरल इतना होता है, तब बनते हैं डीजी, डायरेक्टर जनरल। इसका मतलब राज्य की पुलिस में सबसे ऊपर के 4-5 लोगों में आप आ चुके हैं। अभी सब लोग अपने अपने क्षेत्र के नंबर 1 लोग हैं। एक क्राइम है तो पूरे राज्य का क्राइम यही व्यक्ति देखेगा, तो हर पुलिस के विंग का जो मुखिया हो जाएगा उसको बोलेंगे डीजी। और इन 4, 5, 6, 7, 8 डीजी में से एक होगा डीजीपी, जो होम सेक्रेटरी के साथ लगातार कोऑर्डिनेशन में रहकर पूरी राज्य की पुलिस का प्रधान होता है। एसपी नहीं होता है कुछ, एसपी से तो बड़े कितने लोग होते हैं, डीआईजी है, आईजी है, एडीजी है, फिर कहीं स्पेशल डीजी होते हैं, एसडीजी, फिर डीजी होते हैं, फिर डीजीपी होता है। डीजी और डीजीपी दरअसल रैंक बराबर होता है, जैसे किसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में सारे जजेस और चीफ जस्टिस, जैसे उनमें अंतर होता है, कुछ वैसा अंतर हुआ। अगर आप आईएएस में हैं तो आईएएस में सपना देखते हैं तो ठीक से देखिए, कलेक्टर वाला देखिए, थोड़ा बड़ा स्तर सोचिए। 14 साल तक आप अधिकतम 13-14 साल की सर्विस तक आप प्राय कलेक्टर रह सकते हैं किसी बड़े जिले में, फिर आपको भेजेंगे सचिवालय में या दिल्ली भेज देंगे सेंटर में। अगर सेंटर में भेजा तो 14वें साल में आप जब जाएंगे तो डायरेक्टर बन के जाएंगे। तो डायरेक्टर बहुत बड़ा रैंक होता है। डायरेक्टर का मोटा मोटा मतलब ये हुआ कि जैसे कोई एक संस्थान चुन लीजिए, जैसे केंद्रीय विद्यालय आपने सुना होगा,